भूतिया दुनिया में इंसानी बहू का पहला बच्चा। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आप लोग चाहो तो मुझे मार दो, लेकिन मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। यहीं इस दुनिया में ही रहूंगी। मेरी बच्ची, बात को समझने की कोशिश कर। तू इस दुनिया के लिए अभी नहीं बनी है। नहीं, मैं अपनी नस काट लूंगी। आप तो भूत हो, आप ही मुझे मार डालो ना। मुझे आपके साथ रहना है, मुझे भी मरना है। ये तो कैसी बातें कर रही है? कोई अपनी मर्जी से नहीं मरता। तू जा रागिनी, तू अपनी दुनिया में जा बच्ची। ये जगह तेरे लिए नहीं है। हाँ रागिनी, हमारी बात को मान लो। तुम्हें मेरी और हमारे बच्चे की कसम। आखिर ये सब क्या है? आज तक इंसानों को भूतों से अपनी जिंदगी की भीख मांगते देखा है। ये क्या एक अलग ही नजारा देखने को मिल रहा है? आखिर ये इंसान, औरत, ये सब क्यों बोल रही हैं? जानने के लिए कहानी में कुछ समय पीछे चलते हैं। केशव जी, केशव जी। ये भगवान, ये डब्बा इतना टाइट कैसे हो गया? केशव जी। अरे नहीं, रागिनी मुझे आवाज लगा रही है। हाँ, रागिनी आया। बोलो। देखिए ना केशव जी, कैसा डब्बा है, खुलता ही नहीं। इसे जरा खोल दीजिए, मेरे तो सारे हाथ ही दुख गए। इतनी सी बात, ये लो। क्या बात है? अच्छा रागिनी, अगर तुम किचन में ही हो तो मेरे लिए जरा एक कप चाय बना दो। जी। केशव ऐसे बोलकर रसोई से बाहर आ गया और रागिनी अपने पति के लिए चाय बनाने लगी। केशव कमरे में आया और उसने फिर से अपना रूप बदल लिया। रागिनी, मेरी पत्नी मेरे साथ कितनी खुश है, लेकिन अफसोस मैं उसे नहीं बता सकता कि मेरी सच्चाई क्या है। लेकिन जो भी हो, मैं अपनी पत्नी को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं इसी तरह हमेशा उसके साथ रहूंगा। केशव जी, केशव जी, कहाँ हैं आप? देखिए चाय बन गई है। हाँ, मैं यहाँ अंदर हूँ रागिनी, आ जाओ। रागिनी केशव के पास चाय लेकर चली गई और दोनों पति पत्नी बातें करते हुए चाय की चुस्कियां लेने लगे। रागिनी और केशव दोनों पति पत्नी थे, लेकिन केशव अभी कुछ महीने पहले ही एक हादसे में मौत का शिकार हो गया था। रागिनी के घर में कोई जिंदा नहीं था, न सास, न ससुर और न ही कोई और साथ ही उसकी माँ भी दुनिया में नहीं थी। बस इसी फिक्र ने केशव को आजाद नहीं होने दिया। वो मरने के बाद भी अपनी पत्नी के पास लौट आया। उसने उसे सच्चाई नहीं बताई थी, वो बस रागिनी के साथ नॉर्मली रह रहा था। ऐसे ही सिलसिला जारी था और एक दिन केशव और रागिनी दोनों बाजार आए हुए थे। देखिए जी, ये साड़ी कैसी है? तुम्हारे ऊपर तो हर साड़ी अच्छी लगती है। तो क्या मैं ये वाली साड़ी? केशव जी, मुझे पकड़िए। रागिनी, रागिनी तुम ठीक तो हो? रागिनी को अचानक चक्कर आया और वो बेहोश हो गई। केशव जल्दी से उसे डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर, डॉक्टर, अब मेरी पत्नी कैसी है? क्या हुआ था उसे? देखिए, आपकी पत्नी बिल्कुल ठीक है और मुबारक हो, आपके लिए खुशखबरी है। आपकी पत्नी मां बनने वाली है। क्या? सच? सच में डॉक्टर? केशव ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो गया और वो भागता हुआ रागिनी के पास आया। मुबारक हो केशव जी, अब आप बाबा बन जाओगे। रागिनी, रागिनी, मैं बता नहीं सकता कि आज मैं कितना खुश हूं। तुमने मुझे सबसे बड़ी खुशी दी है रागिनी, शुक्रिया। केशव और रागिनी दोनों बहुत ज्यादा खुश हुए। बस फिर क्या था, उसी दिन से केशव ने रागिनी की दुगनी देखभाल शुरू कर दी। अरे कहाँ जा रही हो? वो कपड़े बहुत ज्यादा हो रहे हैं, उन्हें ही धोने जा रही थी। नहीं, आज से तुम कोई काम नहीं करोगी, मैं कपड़े धोता हूं। तुम ये फल खाओ और आराम करो। केशव रागिनी को लिटाकर खुद कपड़े धोने के लिए आया। इसे कैसे चलाते हैं? अरे मुझे इसकी क्या जरूरत, मैं अभी अपनी ताकतों से इसे चलाकर कपड़े साफ करता हूँ। केशव ने अपना रूप बदलकर अपनी शक्तियों से मशीन को घुमाया और सभी कपड़े धोए। उसने खाना भी बनाया और सभी घर के काम करे। केशव ऐसे ही रागिनी का अच्छा ख्याल रख रहा था। ऐसे ही चलते चलते लगभग 3 महीने बीत गए और एक दिन, ये लो रागिनी, ये सेब खाओ। जी। क्या बात है, क्यों उदास हो? कोई परेशानी? केशव जी, आप इस बच्चे के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ये बच्चा सही नहीं लगता। काफी दिनों से मेरे पेट में अजीब सी हलचल है, ऐसे जैसे मेरे अंदर सैलाब उठ रहा हो। बच्चे लात वगैरह मारते हैं, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही अजीब है। मुझे पेट में जलन सी भी महसूस होती है।
केशव जी मेरी मानो तो अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, हमें इसका चेकअप करवा लेना चाहिए। क्या कहा? चेकअप? रागिनी? केशव को डर लग रहा था कहीं उसका बच्चा उसकी वजह से कोई शैतान तो नहीं है। वो बस अपना सच भी रागिनी को बताने ही वाला था कि तभी पार्सल वाला आ गया। अरे भाई, आपका पार्सल है, आकर ले जाइए। आता हूं। केशव पार्सल लेने को चला गया और जैसे वो वापस कमरे में आया तो देखा रागिनी आंखें बंद करके लेटी हुई थी। ये क्या हो गया? मुझे तो लगा था मेरी संतान होगी तो मेरी पत्नी को सहारा मिल जाएगा, लेकिन मैं ये कैसे भूल गया कि वो संतान मुझ जैसी होगी। लगता है रागिनी एक भूत को जन्म देने वाली है। मैं क्या करूं? कैसे बताऊं उसको कि उसकी कोख में एक भूत पल रहा है और मैं भी एक भूत हूं। अभी केशव कमरे में आया ही था कि रागिनी ने चिल्लाना शुरू कर दिया। केशव रूप बदलकर जल्दी से उसके पास आया। क्या हुआ? क्या हुआ रागिनी? केशव जी, पेट में बहुत मरोड़े उठ रही है। रागिनी काफी देर तड़पती रही। केशव को उसे देख देख कर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। कुछ देर बाद रागिनी को आराम हुआ और उसकी आंख लग गई, लेकिन केशव बेचैन था। मैं क्या करूं? अब मुझे यही करना होगा। केशव ने एक बड़ा कदम उठाने की ठान ली। जैसे ही आधी रात हुई, केशव के कमरे में एक द्वार खुला जिसमें से 2 चुड़ैल आईं। आ गई तुम दोनों, चलो रागिनी को लेकर चलो। जी। केशव की बात पर दोनों चुड़ैल गर्दन हिलाते हुए रागिनी के पास चली गई और उसे उठाकर ले जाने लगी। 2 चुड़ैल को देखकर रागिनी डर गई और चिल्लाकर भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसकी कोशिश नाकाम हो गई। कहाँ ले आया आप मुझे? मुझे जाना है, मुझे जाने दो। रागिनी रुको, मेरी बात सुनो। भूत, मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया। रागिनी सुनो, ये मैं हूँ केशव। तुम केशव? नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम मेरे पति कैसे हो सकते हो? दूर रहना मुझसे, मेरे पास ना आ जाना। रागिनी बहुत ज्यादा डर रही थी और डरने वाली बात भी थी, क्योंकि वो अकेली इंसान भूतिया दुनिया में थी। आसपास खून की नदियां और बहुत ही डरावनी सी जगह थी वो। रागिनी डर की वजह से बेहोश होकर गिर पड़ी और जब उसकी आंख खुली तो उसने अपने आप को एक घर में पाया जहां कई भूत चुड़ैल खड़े हुए थे। कौन हो तुम लोग? मुझे जाने दो। डर मत मेरी बच्ची, मैं तो तेरी माँ हूँ। और मैं हूँ तेरी सासू माँ। और मैं हूँ आपकी ननद आदिति। रागिनी उनकी बातें सुनकर कंफ्यूज हो गई कि तभी वहां केशव भी आया। और मैं हूँ तुम्हारा भूत पति केशव। हमसे डरो नहीं रागिनी, हम तुम्हारे अपने ही हैं, वही अपने जो तुम्हें छोड़ आए। हम सभी भूत चुड़ैल हैं, लेकिन हम सभी को तुम्हारी परवाह है। केशव ने इसी तरह रागिनी को खूब समझाया। अब उसे कुछ समझ आ रहा था। उसे अपनी मौत की कहानी भी उसने बताई और सब कुछ सुनने के बाद रागिनी शांत सी हो गई। क्या सच में आप सभी मेरे वही अपने हो जो मुझे छोड़ आए थे? हाँ मेरी बच्ची, ये ले, तू माँ बनने वाली है, कुछ खा ले, ऐसे तेरा भूखा रहना सही नहीं है। सरस्वती ने रागिनी को अपने हाथों से खाना खिलाया। सरस्वती रागिनी की माँ थी जो उसे बचपन में ही छोड़ गई थी। रागिनी खाना खाकर कुछ देर को सो गई और फिर वो टहलने के लिए निकली। अदिति जो कि उसकी मरी हुई नंद थी, उसने उसे अपनी दुनिया दिखाई। हमारी दुनिया भी आपकी ही तरह है, बस फर्क इंसानों और भूतों का है। वो तो दिख ही रहा है। रागिनी पहले तो डर रही थी, लेकिन फिर 1-2 ही दिन में ही वो उन सभी से काफी मिलजुल गई। अब उसे अपनी दुनिया याद नहीं आ रही थी। सभी उसका वहां खूब ख्याल रखते थे और ऐसे में ही उसकी डिलीवरी का दिन भी आ गया। भूतिया दुनिया में ही रागिनी ने भूतिया बच्चे को जन्म दिया था, जो उसका पहला बच्चा था। अरे वाह मेरा पोता। मेरी रानी बेटी भी माँ बन ही गई। अब बस कुछ दिन और तो हमारे साथ है, फिर हम तुझे घर छोड़ आएंगे। वापस जाने के नाम से ही रागिनी घबरा गई, लेकिन वो कुछ बोली नहीं। फिर ऐसे ही 2-4 दिन भी बीत गए और रागिनी के वापस जाने का समय आया। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आप लोग चाहो तो मुझे मार दो, लेकिन मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। यहीं इस दुनिया में ही रहूंगी बस, और मैं किसी की नहीं सुनने वाली हूँ। मेरी बच्ची, बात को समझने की कोशिश कर। तो इस दुनिया के लिए अभी नहीं बनी है। हम तुझे जीते हुए देखना चाहते हैं, कामयाब देखना चाहते हैं तुझे।
नहीं, मैं अपनी नस काट लूंगी। आप तो भूत हो, आप ही मुझे मार डालो ना। मुझे आपके साथ रहना है, मुझे भी मरना है। ये तो कैसी बातें कर रही है, कोई अपनी मर्जी से नहीं मरता। तू जा रागिनी, तू अपनी दुनिया में जा बच्ची, ये जगह तेरे लिए नहीं है। हाँ रागिनी, हमारी बात को मान लो, तुम्हें मेरी और हमारे बच्चे की कसम। केशव के कसम देने से रागिनी शांत सी हुई। आपने मुझे कसम दी, बोलिए केशव जी। हाँ, ये आपने अच्छा नहीं किया। अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा, लेकिन हाँ, मुझे भूल मत जाना। मेरा बच्चा भी आपके ही पास है, इसकी अच्छे से परवरिश करना केशव जी। जब मैं वापस आऊंगी तो सबसे पहले इसके ही दीदार करूंगी। रागिनी ऐसे बोलकर अपने बच्चे के सिर पर हाथ फेरकर चली गई और इंसानी दुनिया में ही वापस आ गई। अब रागिनी अकेली थी, उसका पति भी अब उसके साथ नहीं था। अब वो बस यादों के सहारे अपनी जिंदगी को बिता रही थी। वहीं उसका बच्चा भूतिया दुनिया में बड़ा हो रहा था और सब कुछ ठीक हो चुका था।